हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर शाला। मेरा नाम है प्रियंका कौशिक और आज हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ा है और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो रेस्पिरेशन जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स in mitochondria of cells to release energy। ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडाइज हो जाना कहाँ? सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनर्जी रिलीज होना, और वो एनर्जी होती है हमारी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब हमारा जो रेस्पिरेशन होता है इसके टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। उससे पहले हम एक रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मालूम ही नहीं होता कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो अब हम करते हैं डिफरेंस। तो यहाँ हम डालते हैं ब्रीदिंग और यहाँ हम डालते हैं रेस्पिरेशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है कि जो ब्रीदिंग होता है ये एक ऐसा बायोफिज़िकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का होता है इनटेक और CO2 जो होती है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। CO2 इज़ गिवन आउट। जबकि जो रेस्पिरेशन हमारा होता है इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस जहाँ पर जो फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड CO2 इज़ रिलीज्ड। हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि जो ब्रीदिंग होता है इट डू नॉट रिक्वायर एंजाइम्स। जबकि हमारा जो रेस्पिरेशन होता है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि जो ब्रीदिंग होती है इसमें कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, जबकि जो रेस्पिरेशन होता है इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि जो ब्रीदिंग होती है इट अकर्स एट ऑर्गन लेवल। आपको मालूम ही है इसमें ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, जबकि जो रेस्पिरेशन होता है इट अकर्स एट सेलुलर लेवल। ठीक है, हमारा अब आता है हमारा रेस्पिरेशन के टाइप्स। इसमें हमारा पहला टाइप आता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा हमारा आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसी के जो एनारोबिक है इसी से बिल्कुल डिफरेंट है कि जब रेस्पिरेशन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम इसे बोल देंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें आता है हमारी रिएक्शन। एरोबिक में आएगा जैसे ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस जब होगा
ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज रिलीजिंग एनर्जी एंड पायरुविक एसिड। अभी मैं आपको बताऊंगी पायरुविक एसिड क्या होता है। तो इसका ग्लाइकोलिसिस हुआ और क्या बना? पायरुविक एसिड। पायरुविक मैं आपको बता देती हूँ, C3H4O3, ठीक है। और इसका मैं फॉर्मूला भी बना देती हूँ। ठीक है, ये हमारा पायरुविक एसिड है, बन गया। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन होगी इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर अब हमारा बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, और यही हमारी क्या होगी? एनर्जी। ATP को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं दोबारा से ये बता देती हूँ, जो हमारा ग्लूकोज होगा उसको उसका ग्लाइकोलिसिस होगा जिससे पायरुविक एसिड बनेगा। ये जो पायरुविक एसिड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन माइटोकॉन्ड्रिया क्या रिलीज होगा? 6CO2 6H2O और 38 ATP, ठीक है। अब आता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये रहा, मैं इसका नीचे लिख देती हूँ। इसमें क्या होगा? जो हमारा ग्लूकोज होगा इसका भी ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है। और क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। फिर होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो एरोबिक में था उसमें हमारी बन रही थी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP मॉलिक्यूल्स, पर इसमें हमारा बनेगा अल्कोहल। कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। तो मेन ये हमारे हैं डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक में, ठीक है। फिर अब हमारा आता है ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ठीक है। इसमें देखो, जो ग्लूकोज हमारा होगा, ये रहा हमारा ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म में क्या बनेगा? पायरुवेट। प्लस एनर्जी, मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि जो ग्लूकोज होगा उसको ग्लाइकोलिसिस होगा तो एक तो हमारा ये एसिड बनेगा और दूसरी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। फिर हमारे इसमें 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन आती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा? इथेनॉल बनेगा। ये जो हमने इसमें एनारोबिक में देखा है वही सेम, CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी इसमें आती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन होगी पर कम अमाउंट में होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हमारा क्या होगा? हमारा लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस एनर्जी,
इसमें मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि हम लोग कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारी मसल्स होती हैं स्ट्रेच होती हैं और उनमें बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारी मसल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड बन चुका है, क्योंकि हमने हैवी एक्सरसाइज की है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। मैं अपनी एक वो बताती हूँ। जब मैंने पहली पहली बार जिम ज्वाइन किया था, तो उसमें क्या था कि जो मेरा फर्स्ट डे था, तो मैंने एक्सरसाइज की थी, बॉडी की स्ट्रेचिंग हुई। तो मुझे घर पे आकर, मतलब सुबह गई थी, रात को आकर मुझे पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, क्योंकि मैंने फुल बॉडी एक्सरसाइज की थी। तो वो क्या था, मेरी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा था। ठीक है। फिर हमारा थर्ड आता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हमारी वही एरोबिक वाली क्या बनेगा, हमारा CO2 वाटर प्लस एनर्जी। यहाँ पर कितनी एनर्जी बनेगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। मैं आपको लैक्टिक एसिड का एक फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, वैसे आपके किसी काम का नहीं है, बट वैसे ही फिर भी ये हमारा लैक्टिक एसिड है। इसका फॉर्मूला लिख लो, कार्बन कार्बन। ये आप 4th चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अब हमारा आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है। सपोज़ मैं डायग्राम के थ्रू ही बता देती हूँ आपको। ठीक है। जैसे कहाँ गया ब्राउन कलर, जैसे ये हमारी रूट्स हैं प्लांट की। ठीक है। और ये रहा हमारा सुंदर सा प्लांट। ओके। मैं इसकी लीव्स भी बना देती हूँ। ये थोड़ा ऐसे ही बना है, कोई बात नहीं। ठीक है। कुछ ज़्यादा ही बेकार बन गया, चलो कोई बात नहीं, समझने के लिए ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये हमारी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट में ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिफ्यूजन होगा फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू रूट्स। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि गैसियस एक्सचेंज इन रूट्स टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा पहले वो रूट हेयर्स में जाएगा, फिर उसके बाद वो रूट सेल्स में जाएगा, और फिर वो पूरी प्लांट में और क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर हम बात करें लीव्स की, ठीक है, मैं नीचे बता देती हूँ। ये हमारी है एक सुंदर सी लीव। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये है हमारी एक सुंदर सी लीव। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी जो रेस्पिरेशन होगा वो डिफ्यूजन से ही होगा थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से कहाँ पे जाएगा, स्टोमेटा से जाएगा सेल्स में, किसकी, प्लांट सेल्स में। ठीक है। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और वो रिलीज आउट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। मैं फिर से बता रही हूँ, ये सारा प्रोसेस होगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, लीफ में कम है, तो हाई टू लो जाएगा। CO2 की क्वांटिटी लीफ में ज़्यादा है, आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट में कम है, तो ये एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। ऐसे इनमें रेस्पिरेशन होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि जो हमारे फिश होती हैं,
फिश होती है, प्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, और गिल्स क्या होते हैं, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। जो लैंड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा लिजार्ड हो गया, ठीक है, रैट हो गया, ह्यूमन हो गए, बर्ड्स हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनमें क्या होता है, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है लंग्स। और भी जैसे फ्रॉग्स हो गए, फ्रॉग्स में क्या होता है, ये पानी में भी रहता है और लैंड पर भी। जो अपनी ये जो स्टार्टिंग की जो लाइफ है वो पानी में बिताता है, ठीक है। जब फ्रॉग ये एग ले करता है, जब लार्वा बनता है, तो वो सब जो प्रोसेस है वो पानी में ही होता है। और जब वो एडल्ट हो जाता है तो वो लैंड पर आ जाता है। तो जब वो वाटर में रहता है तो रेस्पिरेशन होता है बाय द स्किन, और जब वो लैंड पर आ जाता है फिर रेस्पिरेशन होता है बाय लंग्स, ठीक है। और कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा ग्रास होपर हो गया, जिसे हम राम जी का घोड़ा भी कहते हैं मुझे बहुत डर लगता है इससे। ग्रास होपर, ग्रास होपर हो गया, हमारा कॉकरोच हो गया, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, इनकी बॉडी पर एयर ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। इनमें रेस्पिरेशन इनके थ्रू होता है, मतलब ट्रैकिया इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो ये तो हमारा हो गया कि रेस्पिरेशन इन एनिमल, डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जिससे वो अपनी रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर में है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 11th में, तो आपका कॉकरोच का भी आएगा और अर्थवॉर्म का भी आएगा, पर हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। तो हम हेडिंग डालते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ओके। ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं, ये रहे, लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन। और ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं हमारे थोरेसिक कैविटी में, यहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं। मेरे पास इसकी एक और पिक्चर है, पर ये वाली मैंने इसलिए डाली है क्योंकि आपको यहाँ पर हार्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है, और इससे रिगार्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगी, ठीक है। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मतलब द काइंड ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें कि लंग्स आर द मेन स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है। कहीं पर ही क्या आता है कि आई डोंट नो कि किस बोर्ड में आया था, बट उसमें क्या था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ना देकर पल्मोनरी रेस्पिरेशन दे दिया था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो अब आते हैं इसके मैकेनिज़्म पर। देखो, जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, इसमें क्या होगा, जो सबसे पहले जो एयर है वो हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में आएगी, मतलब यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये जो एयर होगी, इट ड्रॉज एयर, सॉरी आई एम सो सॉरी, जो हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होंगी, दे ड्रॉ एयर इनटू नेजल कैविटी। यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ये रहा, यहाँ पर सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में जाएंगी, फिर हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर जाएंगी। फिर जो नेज़ल कैविटी है, इसके बाद जो हमारी एयर है वो इंटरनल नोस्ट्रिल्स में जाएंगी, यहाँ पर, जिसके थ्रू फिर एयर जाएगी इन द फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद हमारी जो एयर है वो जाएगी हमारी ट्रैकिया में, यहाँ पर, यहाँ से ट्रैकिया, और ट्रैकिया के अंदर जाएगी थ्रू अ स्लिट कॉल्ड ग्लोटिस। और ये ग्लोटिस मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया था तो आप याद रखिएगा। फिर जो हमारा ट्रैकिया होगा वो दो
और पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं लेफ़्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। ये हमारा ट्रैकिया है और ये लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। ठीक है, जो हमारी ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई लंग्स में स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और जो हर ब्रोंक्यूल होता है, ईच ब्रोंक्यूल ओपन इनटू मैनी थिन वॉल्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। ठीक है, और एल्वियोलाई में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब जो मैंने ये आपके लिए पिछली स्लाइड बचा कर रखी हुई थी, ये मैंने इसलिए रखी हुई थी क्योंकि जो हमारा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो राइट लंग्स होते हैं, राइट लंग जो हमारा होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट से। क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है, ये हमारा हार्ट है, ये स्लाइटली लेफ़्ट में होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा लेफ़्ट लंग होता है वो छोटा रह जाता है और राइट बड़ा हो जाता है, मतलब बड़ा दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। और हाँ, एक और बात, जो हमारी ये लंग्स जो होती हैं, दे आर एनक्लोज इन अ डबल वॉल्ड सैक, जिन्हें हम बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। ये जो हमारा टॉपिक है कि गैस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई, मैंने आपको पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एल्वियोलाई कहाँ होती है। तो आई होप आपको पता होगा कि एल्वियोलाई हमारी कहाँ है। ओके, सो पहले मैं आपको इजी वे में बताऊंगी कि एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। सपोज ये हमारी एल्वियोलाई है। ओके, इसके अंदर जो होंगी ब्लड कैपिलरीज होंगी हमारी। जिनमें कि हम मान लेते हैं कि CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये जो CO2 है यहाँ आएगी, यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन कम है। जो हमारी अब CO2 होगी वो डिफ्यूजन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में जाएगी। यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो वो लो की तरफ जाएगी। इससे क्या होगा, जो हमारी CO2 थी अब ये एल्वियोलाई से निकल गई है। एल्वियोलाई के बाद ये जाएगी हमारे ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, अभी मैं आपको ये पूरा चार्ट दोबारा से बता दूंगी। ब्रोंक्यूल्स के बाद वो जाएगी हमारी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से वो जाएगी ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से वो जाएगी हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में, और फिर जो CO2 होगी हमारी वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा था कि CO2 कैसे एक्सपेल्ड आउट होती है। अब हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन कैसे अंदर आती है। वैसे ही हम एक एल्वियोलाई बना लेंगे। सपोज हमारी एक एल्वियोलाई है और ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है जो कि पूरी एल्वियोलाई में एक नेटवर्क की तरह फैली हुई है। ठीक है, तो आपको मालूम है O2 की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हमने O2 इनहेल किया। O2 की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, पर O2 की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ कम है। ठीक है, तो फिर दोबारा से डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन क्या कहता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, तो ये हाई टू लो जाएगी, यहाँ पर चली गई। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड कैपिलरीज में जो हमारे हीमोग्लोबिन है उसके साथ मिक्स हो जाएगी और
इसके बाद ये हमारी और जो वेन्स हैं उसके थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा गैसियस एक्सचेंज इन एल्वेलाई। जो हमारी एयर होती है वो सबसे पहले आती है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद वो आती है नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी के बाद वो जाती है इंटरनल नोस्ट्रिल्स में, इसके बाद वो जाती है हमारी फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद वो जाती है ट्रैकिया में थ्रू ग्लोटिस। ठीक है, इसके बाद ट्रैकिया के बाद, ट्रैकिया जो होता है ट्रैकिया के बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है हमारी, उन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, फिर इसके बाद ये ब्रोंकाई में जाती है। जो ब्रोंकाई होती है इट डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, सेवरल ट्यूब्स, ब्रांच लाइक ट्यूब्स कॉल्ड ब्रैंक्यूल्स। ब्रैंक्यूल्स जो होती हैं इट डिवाइड्स इनटू एल्वेलाई। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चार्ट है। जो हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, आई मीन एयर इनहेल करेंगे, वो सबसे पहले जाएगी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में, फिर वो जाएगी नेजल कैविटी में, फिर वो जाएगी इंटरनल नोस्ट्रिल में, फिर वो जाएगी हमारे फेरिंग्स में, फिर वो जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारी एल्वेलाई। और एल्वेलाई में क्या होगा आपको मालूम ही है, ये रही एल्वेलाई में जाकर ऑक्सीजन या फिर जो हमारी एयर है वो अंदर जाएगी डिफ्यूजन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो और पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाएगी। अब हमारी बात आती है एक्सेलेशन की। एक्सेलेशन में भी हमारा सेम प्रोसेस है, जो हमारे एयर की जो CO2 की जो कंसंट्रेशन है एल्वेलाई में वो ज़्यादा होगी, फिर वो जाएगा हाई टू लो, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, मतलब वो एल्वेलाई से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकल कर वो जाएगा, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मेरा बाहर निकल कर वो जाएगा ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद वो जाएगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद वो जाएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद जाएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इंटरनल नोस्ट्रिल्स, फिर नेजल कैविटी, फिर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, और फिर हमारी जो CO2 होगी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पहुंच जाएगी। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था, मैकेनिज्म था इसका ब्रीदिंग इन ह्यूमन। तो अब आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन। देखो ये जो प्रोसेस है हमारा ब्रीदिंग का, ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है। इनवॉलेंट्री मतलब इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ठीक है, हम अपनी ब्रीदिंग को नहीं रोक सकते, ना हम अपनी हार्ट बीट को रोक सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, उन्हें हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। जैसे कि हमारा ये ब्रीदिंग हो गया, हमारी हार्ट बीट हो गई, बट जो ब्रीदिंग होती है उसके रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। रेट इज़ कंट्रोल्ड कहाँ, ये होता है एक ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पोन्स। ठीक है, ये आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, जो इसकी रेट होती है ब्रीदिंग रेट, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ब्रीदिंग में जो मेनली जो हमारे दो टाइप्स आते हैं वो होते हैं इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन। मैं दोनों नाम लिख देती हूँ, या फिर इनहेलेशन। दूसरा हमारा आता है एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन। ठीक है, जो ये हमारा प्रोसेस है इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, इसमें क्या होता है, जो इनहेलेशन होता है इट इज़ कंसर्न्ड विद द टेकिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, हमारी जो एयर होती है उसका इनटेक किसमें, इनटू द थोरेसिक कैविटी।
होता है इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। ये तो इसकी होगी डेफिनेशन। आगे जो स्लाइड आएगी उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है कि जो वॉल्यूम होती है थोरेसिक कैविटी की वो इंक्रीज कैसे होती है। ठीक है, अब आता है हमारा एक्सेलेशन। एक्सेलेशन क्या होता है? इट इज़ कंसर्न्ड विद द एक्सपेलिंग ऑफ CO2 फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से CO2 का एक्सपेल्ड आउट हो जाना, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलेशन। और इट टेक प्लेस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस। तो अब हम देख लेते हैं हमारी स्लाइड। अब ये जो स्लाइड है हमारी, इसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, हमारी जो ये लंग्स हैं ये एक्सपैंड हो रहे हैं, हमारी थोरेसिक कैविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है इसमें, है ना। जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज हो रहा है। अब जो बी पार्ट है हमारा एक्सेलेशन, उसमें देखो क्या हो रहा है कि जो हमारी CO2 थी लंग्स से वो एक्सपेल्ड आउट हो रही है, और जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे डायफ्राम का, वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जो ये स्लाइड है इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन